Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CDS. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल। जो लास्ट लेक्चर था बेटा जी, उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किए गए और उससे हमें क्या क्या पढ़ना था और ट्रिक्स हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिएगा बेटा जी, थोड़ा सा मुझे पुराने लेक्चर में जाना पड़ेगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में तो हमें एटम का भी कोई आइडिया नहीं था, है ना। इन द स्टार्टिंग हमें एटम भी नहीं पता था। फिर क्या हुआ, फिर महर्षि कणाद आए, पढ़ाया ना मैंने आपको। महर्षि कणाद आए और उन्होंने ऑलरेडी क्या दिया, एटम का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको पूरी दुनिया ने मतलब महर्षि कणाद को श्रेय ना देकर किसको दिया, डाल्टन को दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डाल्टन को दे देते हैं। अब देखिएगा बेटा जी, डाल्टन ने एटम का थ्योरी दिया, सबसे पहले एटम की थ्योरी दी। अब उसके बाद डिस्कवरी हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। क्यों? क्योंकि डाल्टन की बात गलत थी। क्यों गलत थी? बिकॉज उन्होंने बोला था कि एटम को आप बांट नहीं सकते, एटम इज इंडिविजिबल। ठीक है, लेकिन माइकल फेराडे, थॉमसन, इन सब ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, रदरफोर्ड थे और चैडविक थे, इन सब ने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट निकला कि हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता चला। एटम से नीचे, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमें पता चला। चलिए ये बात भी ठीक थी। अब जब बेटा जी हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात पता चल गई, तो अब सारी परेशानी थी कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल एक एटम के अंदर कैसे कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ये पार्टिकल किस किस तरीके से अरेंज होते हैं। बेटा जी साइंटिस्ट बहुत सारे आए थे, लेकिन सबसे पहले साइंटिस्ट थे थॉमसन। थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, मैंने लिखा हुआ है बेटा। मैंने ये नोट्स इसलिए लिखे ताकि आप अगर बैठकर नोट्स बना रहे हैं तो आपको वो पॉइंट अच्छे से पहुंचने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा थ्योरी पार्ट ऑलरेडी लिख कर रखा है कि मैं सिर्फ आपको समझाऊं और हमारा थोड़ा टाइम भी बच सके। ठीक है, मैं समझाऊंगी ना, तो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरे। आप लोग इसको डायरेक्टली अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, आगे आते बेटा जी। जो थॉमसन थे, थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया था, यानी कि एटॉमिक मॉडल दिया था। अदरवाइज इनका मॉडल तुम पढ़ोगे ना तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले थे, बट ही वाज द फर्स्ट वन, इसीलिए इनको पढ़ाते भी हैं। उसके बाद आएंगे रदरफोर्ड के बाद आएंगे बोहर। ठीक है बेटा जी, बोहर्स के बाद में एक अलग ही तरह का, मतलब जो रदरफोर्ड है वो सही होंगे अपनी जगह पर, बट बोहर के बाद में बेटा जी एक बिल्कुल अलग तरह का स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो मैं जब पढ़ा दूंगी बोहर्स थ्योरी, मैं तुम्हें तब समझाऊंगी कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि अलग तरीके का। ठीक है, चलिएगा आते हैं। सबसे पहले थॉमसन का मॉडल डिस्कस करेंगे और रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कस करेंगे। थॉमसन का मॉडल देखिए, थॉमसन के मॉडल में क्या लिखा है। सबसे पहले ही प्रपोज्ड that an atom consists of a uniform sphere of positive charge। उन्होंने बोला कि भाई जो एटम होगा ना उसमें यूनिफॉर्म, ये जो है वो यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फीयर होगा, यानी कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल समान रूप से सारे में फैला हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज in which the electrons are distributed more or less uniformly। यानी कि ओहो ये तो गोल भी नहीं बना। ठीक है, स्फीयर बनाते हैं, रुको अब बन गया होगा थोड़ा। ठीक है, स्फीयर है, सर्कल नहीं है, समझ रहे हो, स्फीयर। तो अब क्या है बेटा जी, जो मतलब ऐसे समझो। ठीक है, आई टेक दिस एग्जांपल, ये मान लीजिए ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, उन्होंने बोला ये पूरा टोटल तो पॉजिटिव स्फीयर है और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और वो कैसे फैले हुए हैं, यूनिफॉर्मली और लेस यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फैले हुए। अब बेटा समझना, इस मॉडल को, एक मिनट, हाँ बेटा, इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, बिकॉज वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन होता है बेटा, वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं लगे हुए। इन्होंने वही बिल्कुल उसी तरह से अपने मॉडल को बताया था। ठीक है, अब वो क्या था, मेरा यहाँ पर समझना थोड़ा सा। जैसे वाटरमेलन हुआ तो उसका पूरा हिस्सा जो है पूरा का पूरा तो पॉजिटिव स्फीयर हो गया, और जो उसमें बीज हो गए बेटा जी,
ठीक है, जो बीज होते हैं ब्लैक कलर के, वो सब क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि ये पूरा तो तरबूज मान लो उसको। और क्या हुआ बेटा जी, इसमें जो बीज है जैसे फंसे हुए होते हैं ना बीज, ठीक है, ऐसे ही बीजों की जो कंपैरिजन था वो किससे कर दी गई, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, या फिर प्लम पुडिंग भी कहते हैं। जैसे पुडिंग जब हम खाते हैं तो पुडिंग के अंदर क्या, जैसे ड्राई फ्रूट्स निकलते हैं ना, तो जैसे ड्राई फ्रूट्स अरेंज है, वो ड्राई फ्रूट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, और वो पूरी पुडिंग क्या हो गया, वो पॉजिटिव स्फीयर हो गया। समझ आ रही है बात? अब देखो, ये उन्होंने बोला था, प्लम पुडिंग मॉडल बोल दीजिए, वाटरमेलन मॉडल बोल दीजिए, या रेजन मॉडल आप इसको बोल दीजिए। ठीक है, अब बेटा जी इसके ड्रॉबैक क्या थे? ड्रॉबैक थे कि सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं था, इलेक्ट्रॉन क्या करता था, घूमता था। ठीक है, अब यहां पर ये उसके घूमने को नहीं बता पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो स्टेशनरी नहीं होगा। इस बात को थॉमसन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, उन्होंने ना मतलब न्यूक्लियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त तक, न्यूक्लियस का कोई भी कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया। थॉमसन के मॉडल में जो आपको एक मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ठीक है, वो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। लेट मी राइट इट, कहा गया अभी दूसरा रेड वाला ये, ठीक है, कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बता दिया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेटमेंट तो नहीं पूछेगा। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया था, न्यूट्रलिटी को यूज किया था। ठीक है, उस वक्त तक मतलब ये न्यूट्रॉन को ज्यादा कुछ भाग इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया बेटा जी, उन्होंने बोल दिया जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो गए तो वो इन्होंने अपनी तरफ से एटम को स्टेबल बता दिया। क्लियर बात बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए ये सारा कॉन्सेप्ट किसका हो गया बेटा जी, थॉमसन का हो गया। थॉमसन की हमने क्या पढ़ लिया, पूरा मॉडल पढ़ लिया। ये वाली चीज जरूर याद रखना, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, ये पेपर में पूछ लेगा कि थॉमसन ने क्या बताया था अपने मॉडल के अंदर, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये थी। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब बेटा थॉमसन के मॉडल को इतना ही करना था। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। जो हमें अगला मॉडल पढ़ना है वो है रदरफोर्ड का। ठीक है, रदरफोर्ड ये वही है बेटा जी जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। मैंने याद कराया था ना, ईंट पर नाच। ठीक है, चलो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। अब आगे चलते हैं बेटा जी, देखना अब रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा जी, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स यूज किए। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा, यहां पर एक सोर्स रखा। ठीक है, अल्फा सोर्स, अल्फा पार्टिकल का सोर्स इन्होंने लिया। ठीक है, यहां पर क्या किया बेटा जी, एक स्लिट यहां पर लगा दी, और यहां पर बेटा जी गोल्ड की जो फॉइल है वो लगाई। ठीक है, यहाँ पर एक गोल्ड की फॉइल लगाई। स्लिट क्यों लगाई, कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं बेटा जी वो क्या करें, वो अल्फा पार्टिकल्स स्लिट से मतलब कि एक बिल्कुल सीधी जाकर उसको गिरे। ठीक है, फैले नहीं ज्यादा, इसलिए स्लिट लगा दी गई। ठीक है, तो कि अपना अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो सीधे गोल्ड फॉइल पर जाते हैं। ठीक है, अब देखना बेटा जी, यहाँ पर ये जो आपको ये गोल गोल नजर आ रहा है, ठीक है, ये इससे क्या किया, यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल याद है लास्ट लेक्चर में बताया था, जो चमकता है। ठीक है, वो रेडियम नहीं होता, जो चमके वो रेडियम नहीं है, वो क्या है, याद आ रहा है कुछ? अरे जो घड़ी वाला एग्जांपल दिया था मैंने, कि जो वॉच होती है, वॉच के अंदर क्या होता था, जो जब छोटे छोटे थे, या टैटूज के अंदर या वॉच के अंदर या कोई भी चीज जो चमकती थी लाइट के ना होने पर, तो क्या था वो, हाँ वो रेडियम नहीं था, क्या था, हाँ फ्लोरोसेंट मटेरियल था। ठीक है, तो उसकी उसने कोटिंग कर दी। ठीक है, कोटिंग कर दी ZnS की, ताकि हम चेक कर पाए। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा जी, ये स्लिट हो गया, ये अल्फा सोर्स है। अब इस अल्फा सोर्स से जो रेज है
जब वो गोल्ड फॉइल पर पड़ती है बेटा, या गोल्ड की फॉइल पर पड़ती है, ठीक है, गोल्ड की फॉइल पर, ये मान लीजिए ऐसे नहीं, और गोल्ड की जो फॉइल थी बेटा वो 100 ml थिकनेस जो है वो 100 ml रखी गई उसकी, मतलब सोच लो कितना 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 पतला रखा गया। गोल्ड की फॉइल को बहुत मतलब पतला कर सकते हैं हम, इसीलिए गोल्ड की फॉइल को उन्होंने यूज किया था, ठीक है। अब उन्होंने बहुत पतला यहाँ पर गोल्ड का फॉइल लगा दिया, ये क्या किया बेटा जी, यहाँ पर ZnS का कोटिंग कर दिया। अब क्या था कि अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर क्या बेटा इससे टकराए, और टकरा कर कुछ इधर टकरा रहे, कुछ इधर स्पार्क कर रहे, कुछ इधर कुछ इधर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया बेटा कि यहां से ऑब्जर्वेशंस देखी कि हमारे एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा देखो बेटा यहां पर एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने देखा कि इसको स्लेट को थोड़ा छोटा बना दें कि जो एटम है, ठीक है, उससे ज्यादातर जो रेस थी 99% रेस समझिए, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कह लो या अल्फा रे कह लो, ठीक है। अल्फा रे बेटा जी 2He4, ठीक है, 2He4 हीलियम को आयनाइज करेंगे बेटा जी तो क्या बनता है, डबली आयनाइज करिए आप तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा पार्टिकल बनेगा, ठीक है बेटा जी, अल्फा पार्टिकल। और इनका नेचर होता है पॉजिटिव, ठीक है, ये जो रेस होती है ये पॉजिटिव होती है, ठीक है, नेचर में पॉजिटिव होती है। अब समझिएगा व्हाट हैपेंड इज ऑब्जर्वेशंस में आपको बता रही हूं, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द रेस जो थी वो सीधी की सीधी निकल गई, ठीक है, सीधी की सीधी निकल गई। कुछ रेस जो थी वो क्या था, किसी एंगल से डेविएट हुई थी, और वेरी फ्यू रेस, मतलब कि बहुत 1 out of 20,000 20,000 में से कोई एक रे ऐसी थी कि वो जिस पाथ से गई थी उसी पाथ से वापस आ गई। ये क्या थी, ये ऑब्जर्वेशंस थी किसकी, रदरफोर्ड की। ये जो मैंने बताया इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, ये जो मैंने बताया है इस एक्सपेरिमेंट से क्या थी बेटा जी, इसकी ऑब्जर्वेशन थी। क्या ऑब्जर्वेशन बताई मैंने, 3 ऑब्जर्वेशन बताई। 99% पार्टिकल सीधे निकल गए। फिर मैंने कहा वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो थे वो अपने पाथ से डेविएट हो गए, हल्के से डेविएट हो गए। जैसे मान लो सीधा जाना था, सीधा ना जाके, मैं इधर बताती हूँ क्योंकि मैं वाला एग्जाम, ठीक है, सीधा जाना था। डेविएशन का मतलब समझना बेटा जी कि ऐसे ऐसे जाना था लेकिन वहां चॉकलेट रखी है तो मैं उधर मुड़ गई, तो वो क्या था, मेरा डेविएशन है, समझ लो बेटा, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ कि जो अल्फा रे थी वो कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने पाथ से भटक गई। क्लियर ना बेटा, चलो अब आते यहाँ पर आते बेटा जी। हाँ, तीसरी तो भूल गई दोबारा से। वेरी फ्यू पार्टिकल, बहुत थोड़े, जैसे कि 1 out of 20,000 जो थे जैसे गए थे वैसे ही वापस आते, उसी बात से वापस आते, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन को देखकर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर है एटम का वो कैसा होता है। चलिए करते हैं फटाफट से, इसको हटा दें, देखते हैं। जो रदरफोर्ड का मॉडल है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है, हर एक पर्सपेक्टिव से। देखिए मान लीजिए मैंने अभी कुछ ऐसा एटम बना दिया है, ठीक है, कि ये जो है ये मेरे ऑर्बिट है, ठीक है, बाहर वाले को नहीं बनाते चाहिए, ठीक है, ये रहा। ये जो बना दिए मैंने 3, ये मेरे ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट, ठीक है, ऐसा नाम दे दो ऑर्बिट है। ये बीच में जो है ये मैंने बीच में पॉजिटिव रखा है। अब मैं चेक करती हूँ कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है क्या उनसे सही बैठ रहा है या नहीं। बेटा जो अल्फा रेज आई मैंने क्या बताया था, उन्होंने क्या बताया था बेटा जी, रदरफोर्ड ने, उनका ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ज्यादातर जो रेज थी वो क्या थी बेटा, सीधे निकल गई, सीधे निकल गई, सीधे निकल गई, सीधे निकल गई, ठीक है, सीधे निकल गई, कि रास्ते में कुछ नहीं मिला, पाथ खाली था तो सीधे निकल गए। अब भाई होता है ना, मान लीजिए रास्ता खाली है और आप उस तरफ जाए तो कोई मिलेगा तो डेविएट हो गए, इधर या उधर हो गए, है ना। लेकिन अगर रास्ता खाली है तो क्या करोगे, बिल्कुल सीधे निकल जाओगे या नहीं। ये क्या हुआ, अल्फा रेस के साथ हुआ कि जो अल्फा रेस थी उनको रास्ते में कोई मिला नहीं तो वो क्या निकल गई, सीधी की सीधी निकल गई। और यही क्या था, 99%
ऑफ पार्टिकल्स क्या थे बेटा जी, सीधे निकल गए। यानी कि यहां से मुझे पता चला that most of the part of the atom is vacant. बहुत सारा पार्ट एटम का क्या है बेटा जी, खाली पड़ा हुआ है। बात समझ आ रही है, क्या हो रहा है, खाली पड़ा है। चलो आगे चलो, ये हो गया, बहुत बढ़िया। ये 99 वाली है बेटा जी, ये 9 है। ये ऑब्जर्वेशन जो है ना, ये ऑब्जर्वेशन समझिए आप, 99% जो कैसी थी, सीधी निकल गई। चलो आगे बात करते हैं बेटा जी। अब मैंने क्या बताया तुमको कि कुछ ऐसी थी जो अपने पाथ से डेविएट हुई। तो क्या हुआ बेटा जी, जो अल्फा रे है, मैंने कैसे बताई, अल्फा रे का नेचर कैसा होता है बेटा जी, पॉजिटिव नेचर होता है। इनके ऊपर जो चार्ज है वो ऐसे समझिए पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मैं शुरू से बोल रही हूँ, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। फेमस कोड, ये चीज याद रखनी है, जो बाहर होता है वही यहां पर भी होता है, मतलब केमिस्ट्री में भी होता है। जो हमारी जनरल लाइफ में होता है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वही क्या होता है बेटा जी, हमारी केमिस्ट्री में भी होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर। अब देखिए बेटा जी, पॉजिटिव है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मान लो जो रे है वो ऐसे जा रही थी, ये तो रास्ते से जा रही थी, देखो ऐसे जा रही थी, है ना, यहाँ अब यहाँ पर मान लो इसको कुछ ऐसा मिल गया, कोई ऐसा चार्ज मिल गया, कौन, नेगेटिव, ठीक है, कौन बेटा जी, नेगेटिव। देखो बेचारी, मैं रे बनाती हूँ दोबारा से, ऐसे जाती सीधी, सोचा मैं अभी सीधे निकल जाऊंगी, ठीक है, लेकिन वहां कौन मिल गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है बेटा जी, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो ये हल्का सा, क्योंकि ये खुद क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है, तो क्या हो गया बेटा जी, अपने पाथ से हल्का सा भटक गई। समझ लो बेटा जी, अपने पाथ से हल्का सा भटक गई, क्या हो गई, डेविएट हो गई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है और अल्फा रे जा रही थी ऐसे, ये तो रास्ते से जा रही थी, गई, ठीक है। अब क्या होगा बेटा जी, पॉजिटिव से जैसे ही मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव रे है, पॉजिटिव चार्ज है, और वहां कौन मिल गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो क्या होगा बेटा जी, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। और हमने क्या कहा था भाई, 99 तो निकल गई थी, 99% तो स्ट्रेट सीधी निकल गई, ठीक है। और वेरी फ्यू लगा लीजिए, फ्यू जो थी बेटा जी वो डेविएट हो गई। और मैंने क्या कहा बेटा, क्या कहा, बोला कि वेरी फ्यू। अभी इनकी बात होगी, दो की बात होगी, वेरी फ्यू वाला समझते हैं, यानी कि 1 आउट ऑफ, यानी कि अगर 20,000 रे डाली है तो 20 में से सिर्फ एक ऐसी थी जो क्या थी, जैसे गई थी वैसे वापस आ गई, ठीक है। अब सोचो यार, मान लो कि वही एक रे, उसको ना थोड़ा अलग पेन से बनाते, देखिए वही एक जो थी वो क्या थी, ऐसे जा रही थी। अब यहाँ सोचो यार, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, क्या होगा, धक्का लगेगा, नहीं लगेगा, बोलो। अभी तक तो नेगेटिव से तो क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव के पास पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, सीधे रिपेल मार देगा बेटा जी, तो क्या होगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहां समझना, 99% क्योंकि सीधी जा रही थी तो हमने कह दिया मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली होगा भाई, क्योंकि 99% सीधी जा रही, वेरी फ्यू डेविएट हो रही थी, तो मतलब हमने क्या किया, हमने कह दिया कि भाई यहाँ ना कुछ ऐसा मिल रहा होगा, ऐसा कौन, इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा जिसकी वजह से डेविएट हो रही, यानी कि जो सर्कल्स, जो ऑर्बिट्स हैं उनमें क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर अल्फा पार्टिकल उससे मिलती है तो वो उसका पाथ क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका पाथ क्या करेगा, डेविएट करा देगा, ठीक है। और हमने कहा वेरी बहुत कम जो है वो ऐसी थी। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव पार्ट जो बहुत छोटा है, एटम के कंपैरिजन में पॉजिटिव पार्ट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। उस पॉजिटिव पार्ट को बेटा जी क्या बोल दिया गया, उस पॉजिटिव पार्ट को बोल दिया गया न्यूक्लियस, ठीक है। कि ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये क्या है बेटा जी, न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या है बेटा जी,
आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन को और कहीं भेजने की जगह नहीं मिल रही। सोचिए बेटा जी, इलेक्ट्रॉन हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज नेगेटिव, वो बाहर हो गया। प्रोटॉन पे चार्ज क्या बेटा जी, पॉजिटिव। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ? हाँ भाई, अब और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या, कोई नहीं। तो हमने न्यूट्रॉन को भी क्या बोल दिया कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही है, किसके साथ में, प्रोटॉन के साथ में। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा जी, एडवांस ये सवाल पूछ चुका है, ठीक है, और जेई पूछ चुका है, नीट पूछ चुका है, यही सेम क्वेश्चन कि जो रदरफोर्ड है, ठीक है, उसके रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी? डिस्कवरी किसकी हुई बताओ? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पहले से पता है हमें, नई चीज क्या मिल रही है? ये न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब देखो बेटा, इसका एक एग्जांपल देती हूँ, इसका एक एग्जांपल देती हूँ बेटा। जो बहुत बड़ा स्टेडियम लगा लो, जो जहां पर क्रिकेट होता है, ठीक है, और स्टेडियम में जनता बैठकर देखती है, ठीक है, क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं। तो अब एक काम करिए, आप ना वो क्रिकेट वाली बॉल भी मत लीजिए, आप टेनिस बॉल ले लीजिए, ठीक है। यार पैर में ना मुझे चोट लगी हुई है, थोड़ा दर्द हो रहा है इसलिए। अब देखो, आप टेनिस बॉल ले लो। अब टेनिस बॉल को आप क्या करो बेटा जी, जो पूरा स्टेडियम है उसके जस्ट बीच में, ठीक है। अब वो जो टेनिस बॉल है ना बच्चा, वो टेनिस बॉल आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, और वो जो पूरा स्टेडियम हो गया वो क्या है, वो है एटम। एटम का साइज इतना बड़ा होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो इतना सा होता है, टेनिस की बॉल के जितना। मतलब कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो टेनिस बॉल न्यूक्लियस हो गया, और पूरा स्टेडियम क्या हो गया, एटम हो गया। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गई? ये हो गया बेटा जी हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन ये थे, रिजल्ट ये थे बेटा जी। आपको रिजल्ट आपसे पूछेगा पेपर में, ठीक है, इसलिए मैंने रिजल्ट वाले नोट्स बनवा दिए। आपके जो ऑब्जर्वेशन के ये वाले नोट्स लिख लें, क्योंकि मैंने बताया तो है ही आपको, इसको आप लिख लीजिए, और इसको ना आप एज इट इज मतलब अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है ये आपको किसी किताब में एक जगह नहीं मिलेंगे। किताब में जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, और अगर कोई हाई लेवल बुक उठाओगे तो अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अच्छा है आपको एक जगह मिल रहे हैं तो प्लीज नोट देम डाउन। और जब आप देखेंगे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे बेटा जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, अ लॉट। ओके, चलो कर भी लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप अभी कर लेंगे। चलो चलते हैं। देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम। ये भी हो गया। वेरी फ्यू पार्टिकल, ये बता दिया मैंने, डिफ्लेक्टेड बाय 180 वेरी फ्यू पार्टिकल। बेटा समझ लो, वापस आ लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इज वेरी स्मॉल, नेम्ड एज न्यूक्लियस, ठीक है। तो दिस वाज द ब्रेक थ्रू, ये पूछा जाएगा आपसे, ये पूछ भी चुका है कई बार, ठीक है। अब यहां पर तो बेटा ये जो मैंने लिखे है ना, ये दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, तो बताया आपको कि जो बॉल है, टेनिस बॉल है, वो क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया। बेटा जी वो बहुत छोटा, ठीक है, और जो एटम का साइज होगा वो क्या होगा बेटा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने एस्टिमेटेड जो साइज है बेटा ये एटम का, न्यूक्लियस का, वो लिखा हुआ है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम और 1 फर्मी। आई होप आपको एंगस्ट्रॉम फर्मी नहीं पता होंगे, तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। देखिए बेटा जी 1 नैनोमीटर अगर मैं लिखूं, कहां लिखूं, यहां लिख देती हूँ। 1 नैनोमीटर लिखूंगी तो 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर लिखूंगी तो 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं लिख दूंगी नैनो के बाद 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। अगर मैंने लिखा 1 पिकोमीटर, दैट मींस 10⁻12 मीटर्स, ठीक है। और 1 फर्मी अगर लिख दिया बेटा जी, इसको फिजिक्स में फेमिटो भी बोलते हैं, ठीक है, फेमिटो, तो ये होता है 10⁻15 मीटर। बेटा इसको आप नोट डाउन कर लें, ये आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी काम में आएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर मैंने लिखा है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, 10⁻⁻10 मीटर, यानी सोच लो कितना छोटा है।
पॉजिटिव में नहीं जा रही है, नेगेटिव में पावर जा रही है, नेगेटिव में, ठीक है। 10⁻⁻10 यानी 0.00010 0 9 0 लगाओगे, एक 1 लगाओगे, तब जाके तुम्हारा क्या हुआ एटम का साइज, ठीक है। एटम इतना छोटा होता है, ठीक है। अब वो मत लगाने लग जाना है, कंपैरिजन किया था वो, कभी सोचो नहीं स्टेडियम जितना बड़ा होना चाहिए, ओके। अब देखो यार वो कंपैरिजन दिया था आपको इन दोनों के बीच में। अब आते हैं फर्मी। फर्मी में कितना आएगा बेटा जी? अब कितनी जीरो? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 फिर 1, ठीक है। तो कितना हो गया 10⁻⁻15 मीटर्स। क्लियर बेटा? अच्छा देखिएगा बच्चा, अब अगर मैंने डायमीटर, ये जो है ये मैंने पूरा ना डायमीटर लिया है इसका, ठीक है, डायमीटर लिया है मैंने ये इसका। अब मैं डायमीटर ऑफ एटम की बात करूं अगर, ठीक है, डायमीटर ऑफ एटम की बात करूं तो ये कितना हो गया 10⁻10 मीटर, और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो कितना हो गया 10⁻15 मीटर। अब मान लीजिए आपसे पेपर में कैसे पूछा गया था, यही फैक्ट जो है ये आपसे पेपर में कैसे पूछा गया, ये देखिएगा बेटा। अब देखना, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, क्योंकि ना उसने 4 ऑप्शंस दिए थे, which of the following is true, ठीक है, for the relationship of nucleus and for the relationship or for the size of the nucleus and atom, okay। तो उस वक्त क्या करना था आपको, ये पता होना चाहिए था, फिर आपको रिलेशनशिप देखना था, ठीक है, कि 1 लाख गुना कौन है, फिर 10 लाख गुना भी था उसमें, 10⁻⁵ भी था। तो पूरा क्वेश्चन ना करा के ना सीधे इस पर आ गए, आपको कंपैरिजन निकालना है, ठीक है। मैं ऑप्शंस नहीं देती, आप पहले खुद से करिए कि कौन बड़ा होगा और वो कितने गुना होगा, जो बड़ा है वो कितने गुना होगा, ठीक है, वो खुद करिए, ठीक है। फिर मैं कराती हूँ, मैं ना थोड़ा सा पानी पी, चलिए करिए। कर लिया, चलिए। अब अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं क्या करूं बेटा, डिवाइड कर दूं इनको, कर दो बेटा डिवाइड किया तो डायमीटर ऑफ एटम बराबर कितना होगा 10⁻⁻10 15 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। अब बेटा ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो 10⁻5 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। सो क्या मैं लिख सकती हूँ डायमीटर ऑफ एटम बराबर 10⁻5 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, लिख सकती हूँ ना बेटा? हाँ बोलो, चलो वेरी गुड। अब अगर मैं ये लिख सकती हूँ तो आप बताओ मुझे 10⁻5 कितना हो गया, 1 लाख में कितनी जीरो, 5 ना, है ना। तो ये इसका 1 लाख गुना हो गया। क्लियर? ये थे ऑप्शंस में, समझ में आ गई बेटा बात? कि वो आपसे सीधा ऐसा ना पूछ के, ये ना पूछ के, ये भी पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है, और आपसे सवाल कैसे पूछेगा वो भी बता देती हूँ। देखो बेटा, ये हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं, इससे डायरेक्टली सवाल आएंगे। वो जो ऑब्जर्वेशन वगैरह किया था ना, ठीक है, उससे कोई नहीं पूछने वाला आपसे सवाल, इससे सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ओके। यहाँ पर मीटर्स में दे देगा, कई बार सेंटीमीटर्स में दे देगा बेटा, ठीक है। तो आपको पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, मैं लिख देती हूँ 1 मीटर कहाँ लिखते हैं, इसमें लिख देते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता, सबको पता है भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आपको मान लीजिए सेंटीमीटर में ऑप्शंस गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10⁻8 सेंटीमीटर, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करिए, दैट मींस 10⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा जी ये सवाल कई बार पूछ लिया गया है, स्पेशली इन कॉम्पिटिशंस, ठीक है। कंपटीशन में स्पेशली ये क्वेश्चन बार पूछा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ एटम, ठीक है, और वो ऑप्शंस दे देगा। अब आई नो अगर ये सब कुछ याद रखोगे ना जो मैं बताती हूँ तुमको, ये आपकी बुक में नहीं गिवन, ठीक है, आपकी बुक में ऐसे नहीं गिवन, आपकी बुक में ऐसे गिवन है, ठीक है। एंड बेटा जी इट इज वेरी हार्ड टू रिमेम्बर, सच बताती हूँ तुमको, आगे जाके तुमको बहुत सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू याद करनी है, स्पीड ऑफ लाइट याद करनी है, बहुत सारी चीजें आपको याद करनी है, सो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग, ओके। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप इनमें से कुछ भी याद नहीं करोगे, ठीक है, प्लीज मेरी बात मानो,
इसमें से कुछ नहीं याद करोगे, आप ये याद करोगे 1 एंगस्ट्रॉम 1 फर्मी, एंड इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि आपको पता है एंगस्ट्रॉम और फर्मी में एंगस्ट्रॉम बड़ा है, तो बड़ा है या तो ऐसे याद कर लीजिए एंगस्ट्रॉम ए से है, एटम भी ए से है, ठीक है, कि 1 एंगस्ट्रॉम किसका हो गया, एटम का हो गया, एक फर्मी किसका हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस का, या तो ऐसे याद कर लीजिए। ये टेबल आपको याद करनी है तो फिर आप मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, मतलब इसमें करो ना करो याद, पर ये टेबल यू हैव टू रिमेम्बर इट, ओके, करनी ही पड़ेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए, ओके बेटा। चलिए अच्छा अब आगे आते हैं बेटा जी, इसमें एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी कि ये मैंने आपको करा दिया, आपको मुझे वॉल्यूम का रेशियो बताना है, ठीक है, आपको मुझे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ क्या, जैसे मैंने इनका इसका निकाला है ना, आपको बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो निकालना है, ठीक है, कि कितना गुना होगा। और हिंट मैं दे देती हूँ, क्योंकि एटम एक स्फीयर है तो आप जो वॉल्यूम यूज करेंगे वो 4/3 पाई आर क्यूब यूज करेंगे, ठीक है, डन, हम निकाल लेंगे, चलिए बताना, ओके, चलिए, क्योंकि आपको 4/3 से तो 4/3 पाई कट जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा बेटा जी, रेडियस के टर्म्स में जो चीजें हैं वो रह जाएंगी। लेट्स सी कौन बच्चा बता पाता है, कराने को मैं भी करा सकती हूँ बट थोड़ा दिमाग तुम भी लगाओ यार। चलिए बेटा जी, अगर आपको चैनल पसंद आता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करिए, ओके, इट विल बी अ वेरी वेरी व्हाट गुड एंड सपोर्ट फॉर अस फ्रॉम योर साइड। चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा जी मैंने यहां तक डिस्कस कर दिया, नाउ वी आर ऑन साइज ऑफ न्यूक्लियस। बेटा जी साइज जो होता है न्यूक्लियस का R इक्वल टू R नॉट a टू द पावर 1/3, यहाँ पर a जो है वो मास नंबर है। जैसे मान लीजिए जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से फॉर्मूला निकल कर आया था कि अगर मान लीजिए मुझे एल्यूमिनियम का साइज बताना है, एल्यूमिनियम का साइज बताना है, ठीक है, और न्यूक्लियस का साइज बताना है, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का साइज बताना है, तो आपको पता है इसका मास नंबर कितना होता है, 27 होता है, ठीक है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे R बराबर R नॉट कितना है 1.33 10⁻⁻15। याद करने का तरीका ही करेंगे इसको, 1.33 फर्मी, ऐसे याद करेंगे बेटा जी, फर्मी कि जो न्यूक्लियस का साइज था वो किसमें था, फर्मी में था, तो ये 1.33 भी किसमें है, फर्मी में है। ये वैल्यू याद ना करके ऐसे याद करेंगे, ओके, ये हो गया। अब यहाँ क्या हो गया 1/3, आपको पता है बेटा जी इसका क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आएगा बेटा जी, ये होता है 3 की पावर 3, इसको लिख दो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, इससे कट गया तो यानी आएगा 3.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई 3, आप 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका कितना जाएगा 3 9 और ये कितना जाएगा या 9, ये आ गया बेटा जी इसके न्यूक्लियस का साइज, यानी कि 9.99 फर्मी वुड बी योर आंसर, ठीक है। जो सवाल आएगा वो ऐसे आएगा और मोस्टली एक्सपेक्ट करिए कि आपका इस तरीके का क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा। सीबीएसई में ऐसे सवाल अभी तक तो नहीं पूछा है, बाकी आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि किस लेवल पर आपको पढ़ाया जाता है, किस लेवल पर आपकी टीचर पढ़ाती है, तो पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती है। अब आगे आते हैं, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। बेटा जी ये भी सीबीएसई में डिपेंड करता है आपको टीचर या स्कूल किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, बट कंपटीशन में दिस इज इंपॉर्टेंट। n जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा में, ठीक है, तो बेटा जी समझिएगा, यहां समझिएगा। अब बेटा आपसे मान लीजिए कोई भी एंगल दे दिया जाए, मैं एंगल दे दूं या एंगल का कंपैरिजन आपसे पूछ सकते हो, तो वहां पर ये फॉर्मूला लगेगा कि जो डिफ्लेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। सो दिस वाज इट। देखिए बेटा अब हम कवर करने वाले हैं कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या थे। ड्रॉबैक्स माने क्या ऐसी कमियां थी जो रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो सबसे पहले कमी की बात करते हैं बेटा जी
कि जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल का नाम आपने सुना होगा, मैक्सवेल ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी लूज करता रहता है, ठीक है। जब वो घूमता है तो घूमते वक्त क्या करता है, वो एनर्जी क्या करता है, लूज करता है बेटा जी। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा जी, कम होती जाएगी, है ना, समझ लो। तो यहाँ देखो, ये मैंने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे 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 क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मैक्सवेल ने बोला कि भाई वो एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। अब वो अगर वो एनर्जी लूज करता रहता है तो बेटा जी आप खुद सोचिए, अगर वो एनर्जी को लूज करता रहेगा तो क्या होगा कि वो घूमते 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 कभी क्या होगा बेटा जी, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और अगर न्यूक्लियस के अंदर गिर गया कौन, इलेक्ट्रॉन, तो बेटा जी एटम की स्टेबिलिटी का क्या, एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज एटम यहाँ पर कौन है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर वो न्यूक्लियस में गिर गया तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेटा जी इस बात को जो रदरफोर्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये रही पहली बात कि मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एनर्जी लूज करता है। तो कभी ना कभी मैक्सवेल ने बोला कि भाई तेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा और वो कभी घूमते घूमते क्या करेगा, वो एनर्जी लूज कर देगा। तो कभी न्यूक्लियस में अगर गिर गया तो एटम की स्टेबिलिटी का क्या, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रदरफोर्ड के पास कोई जवाब ही नहीं था। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी चीज थी बेटा जी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा लिया गया तो वो बैंड फॉर्म में आ रहा था, यानी कि वो स्पेक्ट्रा कुछ बैंड फॉर्म कर रहा था, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि एनर्जी तो कॉन्टिन्यूसली लूज हो रही है, तो अगर कॉन्टिन्यूसली लूज हो रही है तो जो स्पेक्ट्रा आया था वो दैट शुड बी कॉन्टिन्यूस, वो कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। लेकिन हमारा स्पेक्ट्रा कैसा आ रहा है बेटा जी, डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है। देखिए डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है, समझ रहे हैं, टूट रही है ना, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आ रही है, मिल नहीं रही है, जुड़ नहीं रही है, यानी कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्या डिसकॉन्टिन्यूस। तो इस बात को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आप क्या बोलेंगे, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैक्सवेल ने जो ये बोला इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये थे बेटा जी रदरफोर्ड के ड्रॉबैक। और अब जो होगा रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बाद में हम क्या करेंगे, इनको जो एक्सप्लेन करेगा दैट वुड बी आवर न्यू थ्योरी। सो अब हम जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वुड बी योर बोहर्स थ्योरी। चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत सारा खुश रहिए। बाय।